जय हिंद। कैसे हैं आप? आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग क्रिया और क्रिया विशेषण के बारे में सीखेंगे। इससे पहले कि ये वीडियो शुरू किया जाए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन उनको समय पर मिलती रहे। और जिन्होंने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो ये आइए शुरू करते हैं यह इम्पोर्टेंट वीडियो जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले क्रिया के बारे में देखते हैं, क्रिया और उनके भेद के बारे में। आप अगर देखें तो इस दुनिया में प्रत्येक कार्य की दो विधियां होती हैं, एक होना और दूसरा करना। पहला वह कार्य जो स्वयं होता है और दूसरा वह जो किया जाता है। जैसे बारिश होना है ना, तो यह होने की क्रिया स्वतः होती है। और दूसरा ये कि पतंग उड़ाई जा रही है, तो इसमें कोई ना कोई कर्ता ऐसा है जो यह क्रिया कर रहा होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम कहें तो क्रिया क्या हुई? किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले पदों को क्रिया कहते हैं। किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले पदों को क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, दौड़ना, नहाना आदि, है ना। यह सब क्या है? क्रिया है। वास्तव में ना प्रत्यय जोड़ने से बने उपरोक्त शब्द क्रिया का सामान्य रूप है। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, ये सब क्या है? यह क्रिया का सामान्य रूप है। ठीक है। इन शब्दों में से जो ये लिखा है ना, इन शब्दों में से ना प्रत्यय हटाने पर जो शेष बचता है, ना प्रत्यय हटाने से जो शेष बचता है वही क्रिया का मूल रूप है और इसी रूप को ही धातु कहते हैं। क्या बचेगा? पढ़, लिख, खा, पी, दौड़, यही बचेगा ना हटा देंगे यहाँ से तो यह क्या होगा? यही धातु है, यही क्रिया का मूल रूप ये है, इसी को धातु कहते हैं। ठीक है। इसमें जब ना लग जाता है तो वह क्रिया का सामान्य रूप हो जाता है। आगे देख लीजिए, जब क्रिया का वाक्यों में प्रयोग होता है तब इसका रूप लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से परिवर्तित हो जाता है। जैसे वह पढ़ता है, वे पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ आप देखेंगे तो पढ़ता है यहाँ हो गया पढ़ते हैं। ठीक है, परिवर्तित हो गया कि नहीं वचन के हिसाब से। वह है, वे हैं। मैं जा रहा हूँ, वे जा रहे हैं, है ना। यहाँ पर भी आप देखिए परिवर्तित हो गया, मैं के साथ रहा हूँ, वे के साथ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर देखें तो जो क्रिया है उसका वाक्यों में प्रयोग जब होता है तो इनका रूप जो होता है लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से परिवर्तित होता रहता है। अब उपरोक्त वाक्यों से क्रिया के मूल रूप को हटा दें तो शेष ता है, ते हैं, रहा हूँ, रहे हैं, ऐसे जो शब्द बच जाते हैं, पद बच जाते हैं, वो सहायक क्रिया कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए आप, ये पढ़ है, पढ़ क्या है? मूल रूप है, इसको हटा दीजिए तो क्या बचा? ता है। यहाँ क्या बचे? पढ़ हटा देंगे ते हैं। यहाँ क्या बचेगा? रहा हूँ, रहे हैं। यह क्या है? ये सहायक क्रिया कहलाते हैं। अगर मूल रूप को आप हटा देंगे तो जो शेष बचेगा ता है, ती है, ते है, रहा हूँ, रही है, रहे हैं, है ना। तो यह सारे पद सहायक क्रिया कहलाते हैं, यह आप जानते रहिए। अब आगे देखते हैं क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर अगर बात करें तो क्रिया के दो भेद होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक का मतलब कर्म सहित, है ना। और दूसरा है अकर्मक क्रिया, यानी कर्म के बिना। तो पहले को देख लेते हैं, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है। जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है, अर्थात जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है, ठीक है, या जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कोई वाक्य है, सीता चादर धो रही है। क्या कर रही है? सीता चादर धो रही है। तो सीता क्या है? कर्ता है ना। धो रही है, ये क्या है? क्रिया है। चादर क्या है? कर्म है। क्या है? ये कर्म है।
दूसरे वाक्य में देख लीजिए, दुकानदार फल बेच रहा है, तो दुकानदार कर्ता हो गया क्योंकि वही कर रहा है। क्या कर रहा है? बेच रहा है, यह क्रिया हो गई। क्या बेच रहा है? फल बेच रहा है। फल क्या है? कर्म है ना। तो ऐसे वाक्य जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है, कर्म की अपेक्षा रहती है, उनमें जो क्रिया लगती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है ना। क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है। क्या धो रही है? क्या बेच रहा है? तो चादर धो रही है, तो चादर कर्म हुआ, है ना। तो सकर्मक क्रिया में क्या, किसे, किसको आदि प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। जैसे आप अगर पूछें सीता क्या धो रही है, तो उत्तर क्या मिलेगा? चादर धो रही है। सकर्मक क्रिया में ही होगा। दुकानदार क्या बेच रहा है, किसे बेच रहा है, किसको बेच रहा है, तो उसका कर्म पता लग जाएगा। इसका मतलब कर्म उसमें शामिल है। अगर सकर्मक क्रिया होगी तो ऐसा होगा। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान से देख लीजिए सकर्मक क्रिया में क्या होता है। सकर्मक क्रिया में जब दो कर्म एक साथ आते हैं तो इसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे ऊपर आप देख रहे होंगे, दुकानदार फल बेच रहा है, तो एक ही क्रिया है, एक ही कर्म है ना, फल केवल। और नीचे जो दिखे हुए वाक्य हैं इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो पुजारी भक्तों को प्रसाद बांटता है, तो यहाँ भक्तों भी कर्म है और प्रसाद भी कर्म है। तो दो कर्म एक साथ आ गए, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया है। ठीक ना। दूसरे में भी देख लीजिए, वह बच्चे को पुस्तक पढ़ा रहा है, तो बच्चे और पुस्तक दो कर्म एक साथ आ गए इस वाक्य में, तो ये क्या होगी? द्विकर्मक क्रिया कही जाएगी। ठीक है। अब दूसरा जो पार्ट है वो देख लीजिए, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। एग्जाम में ये अलग अलग भी पूछा जाता है, इसलिए इसको आप जानते रहिए। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, इसको जान लेते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा बीमार है ना, तो इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है। रेडियो बज रहा है, तो जो बीमार है, बज रहा है, यह क्या है? अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है इस वाक्य के अंदर। तो अकर्मक क्रिया में क्या, किसे, किसको आदि किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। जैसे आप अगर पूछेंगे बच्चा क्या बीमार है, तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा। रेडियो क्या बज रहा है, कोई उत्तर नहीं मिलेगा, है ना। तो अकर्मक क्रिया में ऐसा होता है कि क्या, किसे, किसको आदि किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। ठीक है। अब चलते हैं क्रिया विशेषण क्या होता है यह जान लेते हैं। क्रिया विशेषण की सबसे पहले परिभाषा जान लीजिए। जो शब्द क्रिया के होने के काल, स्थान, परिमाण तथा रीति संबंधी विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया के होने के काल यानी समय, स्थान, परिमाण तथा रीति संबंधी विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह अभी अभी आया है ना, वह अभी अभी आया है, तो ये जो अभी अभी है, आया है की विशेषता बता रहा है। कब आया है, कैसे आया है? अभी अभी आया है ना। तो अभी अभी क्रिया विशेषण है। बच्चा उस ओर बैठा है, बच्चा किधर बैठा है? उस ओर बैठा है, तो उस ओर क्या है? बैठा है की विशेषता बता रहा है, तो उस ओर क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है। तो क्रिया विशेषण क्रिया से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। आप देख भी रहे हैं, आया है के पहले लगा है अभी अभी, बैठा है के पहले लगा है उस ओर, है ना। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, अर्थात लिंग, वचन तथा काल आदि का इन पर प्रभाव नहीं पड़ता, ये सदैव एक समान रहते हैं। अगर हम ऊपर वाले इन वाक्यों की ही बात कर लें तो आप देख लीजिए, वह अभी अभी आया है ना। अगर यहाँ पर आप लिंग बदल दें, वचन बदल दें या काल बदल दें, वह अभी अभी आया था, तो भी अभी अभी ही रहा, है ना। तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रिया विशेषण का स्वरूप वही रहता है, चाहे लिंग, वचन और काल पे कोई भी परिवर्तन कर दिया जाए। अब भेद समझ लेते हैं, क्रिया विशेषण के भेद क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य रूप से क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इनके नाम में ही सारी चीज़ें छिपी हुई हैं, इनकी विशेषता छिपी हुई है। आइए थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने के समय की विशेषता बताते हैं या समय संबंधी विशेषता बताते हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह आज जा रहा है, वह आज जा रहा है, तो इस समय को बता रहा है ना, कब जा रहा है? आज जा रहा है।
धावक अभी दौड़ने ही वाला है। धावक कब दौड़ने वाला है? अभी दौड़ने वाला है ना। यानी कालवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न किया जाता है। अगर आप कब लगाकर पूछेंगे तो जो उत्तर मिलता है वही कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे पहले में हम पूछे वह कब जा रहा है, आज जा रहा है, तो आज क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण। धावक कब दौड़ने वाला है? अभी दौड़ने वाला है, तो अभी क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो ये पहचान की एक ट्रिक है कि जब भी कालवाचक क्रिया विशेषण आपको जानना है तो आप क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न कीजिए, आपको जो उत्तर प्राप्त होता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा, है ना। नहीं अगर प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब वो कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। आगे देख लीजिए, आज, कल, परसों, अभी, बाद में, जब, तब, जल्दी, देर, सदा, तुरंत, प्रतिदिन आदि शब्द इसकी पहचान कराते हैं। अगर ऐसे शब्द वाक्य में लगे हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि वो कालवाचक क्रिया विशेषण है ना, क्योंकि ये सब क्या है? काल से संबंधित है, समय संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द हैं। दूसरा देख लेते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने के स्थान के संबंध की विशेषता बताते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बाहर खेल रहा है। बाहर क्या है? बाहर क्या है? स्थान है ना। दूसरा है, गेंद नीचे गिरी है। नीचे क्या है? यह भी स्थान बता रहा है, नीचे, ऊपर, है ना, बाहर, भीतर, ये सब क्या है? स्थान बोधक शब्द हैं। अगर इसको आपको जानना है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कहाँ, किधर लगाकर प्रश्न किया जाता है ना। क्या लगा के पूछेंगे तो उत्तर मिल जाएगा? कहाँ या किधर। वह कहाँ खेल रहा है? बाहर खेल रहा है, तो ये बाहर क्या आ गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। गेंद कहाँ गिरी है ना, तो नीचे गिरी है। किधर गिरी है? नीचे गिरी है, तो ये नीचे जो प्राप्त हो रहा है क्या? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण को जानना है तो आपको क्रिया के साथ कहाँ और किधर, दोनों में से कहाँ या फिर किधर लगाकर आप प्रश्न करेंगे तो आपको जो उत्तर प्राप्त होता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है। ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, बाहर, भीतर, दूर, पास, इधर, उधर, सामने, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये इसकी पहचान कराते हैं। अगर वाक्य में ये लगे हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने की मात्रा यानी माप, तौल संबंधी विशेषता बताते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया के होने की मात्रा यानी परिमाण, माप, तौल, उससे संबंधित विशेषता बताते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम बहुत बोलते हो, है ना, तुम बहुत बोलते हो। बहुत क्या है? मात्रा है ना। इस बार वर्षा अधिक हुई। अधिक क्या है? मात्रा है। तो यानी अगर कोई वाक्य ऐसा दिया हुआ है जिसमें अल्प, कम, अधिक, बहुत, तनिक, खूब, पर्याप्त, थोड़ा, इतना, उतना, कितना, इस तरीके के शब्द होंगे तो आप ये जान लीजिए कि वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है ना, क्योंकि परिमाण की बात करेगा, परिमाण से संबंधित है। कम, अधिक, बहुत, तनिक, इस तरह के शब्दावली। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपको जानना है तो क्रिया के साथ कितना या कितनी लगाकर प्रश्न कर लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है या नहीं है ना। जैसे ऊपर जो उदाहरण लिखा हुआ है उसको आप ध्यान से देख लीजिए और उसमें कितना, जैसे तुम कितना बोलते हो? बहुत बोलते हो, है ना। कितनी वर्षा, इस बार वर्षा कितनी हुई? अधिक हुई, है ना। तो उत्तर जो प्राप्त हो रहा है वही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो हमें लगता है कि आप पहचान अब कर लेंगे आराम से, है ना। अगला देख लेते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम धीरे धीरे चलते हो। धीरे धीरे क्या है? रीति है ना, कैसे चलते हो वो बता रहा है। धीरे धीरे चलते हो। उसने हंसते हुए कहा। उसने कैसे कहा? हंसते हुए कहा। मतलब ये कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न किया जाए तो आप जो उत्तर प्राप्त होगा वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। तुम कैसे चलते हो? धीरे धीरे चलते हो। उसने कैसे कहा? उसने हंसते हुए कहा,
है ना। तो धीरे धीरे, हंसते हुए, इस तरीके की जो शब्दावली है, तेज, जल्दी, अचानक, शीघ्र, मुस्कुराकर, शांतिपूर्वक, ये सारे शब्द जो होते हैं अगर वाक्य में आते हैं तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कराते हैं। ठीक है, अब कुछ विशेष चीज़ें हैं वह जान लीजिए। विशेषण विशेष के साथ लगता है। विशेषण का प्रयोग किसके साथ होता है? विशेष। विशेष का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम। तो विशेषण का प्रयोग किसके साथ होता है? संज्ञा या फिर सर्वनाम के साथ होता है, जबकि क्रिया विशेषण का जो प्रयोग होता है वह क्रिया के साथ होता है। यानी अगर संज्ञा के पहले विशेषण लगा हुआ है, संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगा हुआ है विशेषण, तो वो विशेषण ही है। लेकिन क्रिया के पहले अगर विशेषण कुछ लगा हुआ है तो उस क्रिया विशेषण कहा जाएगा। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण जो बात है वो ये जान लीजिए कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो विशेषण तथा क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो विशेषण के रूप में भी प्रयोग होते हैं और क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण आपको हम बता रहे हैं, मनोज ने बहुत खाना खाया। मनोज ने बहुत खाना खाया। ठीक है, तो यहाँ जो खाना है वह संज्ञा है। ये खाना क्या है? संज्ञा है, विशेष्य है। तो उसके पहले जो बहुत लगा हुआ है वो विशेषण का कार्य कर रहा है। मनोज ने बहुत खाना खाया, यानी विशेषण और विशेष्य का संबंध है। लेकिन दूसरे में आप देखेंगे मनोज बहुत खाता है। मनोज बहुत खाता है। अब यहाँ पर खाता है क्रिया है, इसके पहले जो बहुत लग गया यह क्रिया के पहले लगा है, इसलिए यह क्या कहलाएगा? यह क्रिया विशेषण कहा जाएगा। आप समझ गए होंगे। चूंकि यहाँ पर खाना जो है वो संज्ञा है, उसके पहले बहुत लगा है तो विशेषण हुआ। यहाँ खाता है या क्रिया है, इसके पहले जो बहुत लगा तो वह क्रिया विशेषण कहा जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हुआ होगा, आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा होगा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक जरूर करें और अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने अमूल्य बहुमूल्य सुझावों से हमको परिचित भी कराते रहें, ताकि हम आपके लिए आगे भी उपयोगी वीडियो बना सकें। अगले वीडियो तक के लिए एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद।